नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और ये उत्तर प्रदेश के कुर्मी का नवा अध्याय है। इस अध्याय में बात होनी है कि आखिर जनसंख्या के इतने भारी प्रतिशत के बाद, इतने भारी आंकड़े के बाद भी उत्तर प्रदेश अब तक एक कुर्मी मुख्यमंत्री क्यों नहीं पाया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो जाति जिसकी आबादी 13 से 17% के बीच में है। ये बात मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि ये आंकड़े निर्धारित नहीं है, ये अनुमानित आंकड़े हैं। उस जाति को अपने प्रदेश में अपने मुखिया के नेतृत्व करने का अवसर अब तक नहीं मिला। इस प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री हुए, बहुजन मुख्यमंत्री हुए, लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ कि जो कुर्मी जाति है जिसकी आबादी 13 से 17% है, वो अब तक अपना एक माकूल मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पाई। पिछले एपिसोड में जिसमें मैंने आपको सीटों की संख्या और सीटों पर कुर्मियों की संख्या का विश्लेषण और आंकड़े बताए थे, जिसके आधार पर लगभग आपने ये बात तो समझ ली थी कि औसतन अगर देखा जाए तो 160 सीटें जिन पर कुर्मियों की संख्या भारी मात्रा में है, उनका औसत 40 से 50 हज़ार है। लगभग 20 के आसपास ऐसी सीटें आपने देखी थी जहां कुर्मियों की संख्या 1 लाख से ऊपर है। लेकिन कुछ कमेंट्स आए हैं जिनके जवाब भी हम देना चाहेंगे। कुछ लोगों ने कहा है कि ये आंकड़े सही नहीं हैं, कुछ सीटों पर कुर्मियों की संख्या और ज़्यादा है। आपने 40 हज़ार का। डीके चौधरी हैं, ये कह रहे हैं कि भैया जिस सीट पर आपने 25 हज़ार संख्या बताई है वहाँ लगभग 75 से 80 हज़ार कुर्मी है, तहसील कुर्मी। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो आंकड़े हैं वो जाति आधारित जनगणना जब इस देश में पहली बार हुई थी, उसके बाद जिस तरीके की जनसंख्या बढ़ोतरी हुई है उसके ये एक अनुमान है। मैं आपकी बात बार बार समझा रहा हूँ कि सरकार या तमाम वो लोग जो नहीं चाहते हैं कि पिछड़ों की सत्ता बने, वो आपको आंकड़े भी झूठे मुहैया कराते हैं। वरना सोचिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जातिवार जनगणना से सरकार पीछे हट रही है। क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं ये जानती है कि इन जातियों का प्रतिनिधित्व इनकी संख्या के आधार पर इन्हें देना पड़ेगा। और जब आपकी आबादी बहुत बड़ी है तो आपका प्रतिनिधित्व, आपके हक और अधिकारों की जो मांग होगी वो भी और बड़ी होगी। तो मेरा ये आपसे कहना है कि जिन सीटों पर मैं 60 हज़ार कुर्मी होने का दावा कर रहा हूँ, हो सकता है वहाँ 80 से 90 हज़ार भी कुर्मी हो और हो सकता है कि 50 हज़ार भी बचे हो। तो ये फ्लक्चुएशन, इस पर भरोसा बनाए रखिए। आंकड़े बढ़ते घटते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको इन प्रतिशत के बारे में बताऊंगा। एक अनुमान के आधार पर उन परसेंटेज को निकाला गया है कि किस सीट पर कितने % कुर्मी है। अब इस खेल को ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी सीट पर 100 वोटर है, 100 वोटर में से मतदान करने 65 से 70 वोटर जाता है। ये एक औसत है जो अच्छा औसत माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में 65% या 70% मतदान को एक एब्सोल्यूट जीनियस प्रोसेस माना जाता है। हालांकि लड़ाई तो 100% तक पहुंचने की है। तो मानिए कि 100 में से 70 व्यक्ति वोट डालने गया। अब उस 70 व्यक्ति में से जब आप इस प्रतिशत को देखेंगे तो अगर जिसके पास 18 से 19 या 20% की भी जातिगत आबादी या जातिगत संख्या या वोटर है, वो कहीं ना कहीं चुनाव में पहले और दूसरे स्थान की लड़ाई पर खड़ा है। तो जाहिर सी बात है, अगर पहले और दूसरे स्थान की लड़ाई जिन दो लोगों में है, वही जीत और हार का फैसला करेंगे। कोई एक जीतेगा, कोई एक हारेगा। अब शुरू करते हैं इलाहाबाद से। तो प्रतापपुर में 18.3% कुर्मी है। अब यहाँ से आप परसेंट सुनिए, क्योंकि जो परसेंट है वो घटते बढ़ते हैं संख्या के आधार पर, लेकिन अनुमान लगभग सेम रहता है। अब समझिए कि अगर प्रतापगढ़ की किसी विधानसभा सीट पर 10 हज़ार कुर्मी था और उसका प्रतिशत 10% था, तो आने वाले दौर में प्रतिशत 11 या 9 हो सकता है, उससे आगे पीछे नहीं जाएगा। लेकिन संख्या जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बढ़ती रहेगी। 2 लाख का 10% 20 हज़ार है, तो 4 लाख का 10% 40 हज़ार हो जाएगा। तो संख्या बढ़ेगी, प्रतिशत लगभग 1-2% अप डाउन जाएगा। तो इस परसेंट को समझिएगा। इलाहाबाद में प्रतापपुर पे 18.3%, मतलब ये एक ऐसी सीट है जहां से अगर कोई कुर्मी उम्मीदवार लड़ता है और समाज के व्यक्ति उसको ही वोट देने की नीयत से मतदान केंद्रों पर जाते हैं। ये मैं जाति आधारित वोट देने की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना ये है कि जिस तरीके से अपनी अपनी जातिगत प्रतिनिधित्व को लेकर उत्तर प्रदेश में इस बार मांग चल रही है, मैं उस समीकरण को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रतापपुर में 18.3% कुर्मी होने का मतलब है कि ये सीट जो है, ये कुर्मी का जो वोट बैंक है, जो पटेल वोट बैंक है, उसके लिए बहुत माकूल सीट है और मजबूत सीट मानी जा रही है। इसके बाद आप सोराव पहुंचते हैं तो 21% से ज़्यादा कुर्मी है सोराव। मतलब इसे तो मानकर चलिए कि यहाँ से बनने वाला विधायक 100% वही हो सकता है जो पटेल हो या कुर्मी बिरादरी से आता हो, जो खेती किसानी के पेशे से आता हो, जो कमेरा समाज से आता हो, जिसके साथ अपने समाज का जुड़ा हुआ प्रतिनिधित्व हो। तीसरी सीट है फाफा मऊ 18 से 19%। ये 3 सीटें लॉक कर दी जाएं कंप्यूटर जी।
शहर पश्चिम में 15 से 16% कुर्मी है। उसके बाद फूलपुर आप पहुंचते हैं तो 17.5%, करछना में 28.3%। ये चीज़ मैं आपको बार बार रिमेंबर कराने की कोशिश करता हूँ कि जिन सीटों पर आपका प्रतिनिधित्व 30% से ज़्यादा है, मानिए कि 100 में से 70 लोगों ने मतदान दिया और 30 आपके हैं, तो चुनाव एक तरफा हो गया ना। बस समझने का प्रयास ये करना है कि आपकी जातीय एकता कैसे संगठित हो, इस पर बात करेंगे। आज का एपिसोड इसी के ऊपर है कि आखिर उत्तर प्रदेश के भीतर क्यों एक भी कुर्मी सीएम नहीं बन पाया। पिछले एपिसोड से पिछले एपिसोड में जो 7वां एपिसोड था उसमें आपको जानकारी दी गई थी कि संख्या कितनी है। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि कैसे हिंदुत्व को चुनौती दी कुर्मी नेताओं ने और एक बड़े सवाल का हल निकाला कि कुर्मी क्षत्रिय है या शूद्र है। इन दोनों के बीच में खड़े कुर्मी समाज ने बुद्ध धर्म को अपनाने की अयोध्या में जो चुनौती दी वो आपने देखा, लेकिन अब आप इस कैलकुलेशन को देख रहे हैं जहां प्रतिशत पूरा आंकड़े के आधार पर है। तो आपने करछना में समझा लगभग 29 से 30% कुर्मी है, मेजा में 15% है और कोरांव में 12% है। फूलपुर में 16 आप सुनी चुके हैं, 12 में भी आपने 12% देख लिया है, शहर पश्चिम में 16%। तो कुल मिला के 9 सीटें जो प्रयागराज इलाहाबाद में हैं, जिसका नाम अभी योगी आदित्यनाथ जी ने बदला है और नाम बदलने के मायने में इस पूरे विश्व के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री माने जाते हैं। आने वाले दौर में जब घरों में बच्चे पैदा होंगे तो माए नामकरण संस्कार के लिए योगी आदित्य का नाम अपने घर में सभी लोगों से साझा करती हुई दिखाई देंगी। खैर, इस व्यंग से आगे बढ़ते हुए जिला प्रतापगढ़ पहुंचते हैं। तो प्रतापगढ़ में कुंडा में 27 से 28% कुर्मी समाज है, जबकि वहां राजा भैया की सत्ता है। तो आप समझिए कि जहां पर आप हैं भी वहां पर भी आपका प्रतिनिधित्व, आपके हक और आपके अधिकारों को छीन लिया गया है। सामंतवादी ताकतों का जो दौर रहा, जिस दौर में आप देखते हैं कि डॉक्टर सोनीलाल पटेल ने राजनीति शुरू की थी और बसपा को मजबूत कर रहे थे, उस दौर में पिछड़े और बहुजन एक मंच पर खड़े थे और चुनौती दे रहे थे सामंतवादी ताकतों को। तो पहली बार भारत में सामंतवादी जो प्रथा थी उसको खुली चुनौती देने के लिए राजनीतिक मंचों पर लोगों ने बोलना शुरू किया था। फिलहाल हम प्रतापगढ़ पहुंचे थे और कुंडा में 27% कुर्मी होने की बात मैं आपको बता रहा था। विश्वनाथगंज उसके बाद हम पहुंचेंगे तो यहां पर लगभग 19% कुर्मी है। रानीगंज में 14%, बाबागंज में 15%, सदर प्रतापगढ़ में 19%, पट्टी में 20%, रामपुर खास में फिर 23%। तो अभी तक मैंने आपको सीटें बताई 16 और जिसमें से एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां आपका प्रतिशत 15 से कम हो, खाली अगर रानीगंज को छोड़ दिया जाए जहां 14% है। ये आंकड़े पुराने हैं, अब 15% रानीगंज में भी हो गया होगा। तो आंकड़ों की सुंदरता देखिए कि इन 16 सीटों पर लगभग हर सीट में आपके पास चुनाव जीतने भर का मतदाता अपने जातिगत आधार पर खड़ा हुआ है। जब डॉक्टर सोनीलाल पटेल कहते थे कि उपजाति छोड़ो और पटेल जोड़ो, या तमाम और पिछड़े नेता जब उपजाति छोड़ने की गुजारिश करते थे तो उसके पीछे का मकसद सिर्फ एक था कि जिस तरह पाटीदार समाज को, पटेल समाज को 16 से 17 विभिन्न उपजातियों में बांट दिया गया है और रोटी बेटी के संबंध को लेकर के भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं, तो हम अपने ही समाज से 16 जगह लड़ रहे हैं। अब सोचिए कि वो ताकत 16 जगह एकत्र होकर के किसी दूसरी चीज से लड़ने लगे तो ताकत कितनी बढ़ जाएगी। यही मानना था उन नेताओं का कि अगर इन तमाम उपजातियों को एक पटेल छत्र के नीचे लाया जाए, जिसे खेती किसानी से जोड़ा जाए, जातिगत समीकरणों को तोड़ा जाए, धार्मिक बंधनों को तोड़ा जाए, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चमत्कारिक परिवर्तन दिख सकते थे। आज जो सरकारें मंदिर मस्जिद और तमाम धार्मिक बातें करके वोट छीनने की बात करती हैं, वोट मांगने के प्रयास करती हैं, वो स्कूल कॉलेज और शिक्षा नीति पर, इस देश के पिछड़ों के आरक्षण पर, जातिवार जनगणना पर बात करने के लिए तभी मजबूर हो गई होती अगर उस दौर में पटेल समुदाय एक हो गया होता। खैर, आगे बढ़ते हैं, हम पहुंचते हैं कौशाम्बी। सिराथू में 15%, चायल में 12%, मंझनपुर में 13%। प्रतिशत मैं आपको बार बार इसलिए समझा रहा हूं कि इनमें बढ़ने की गुंजाइश ज़्यादा है, घटने की गुंजाइश कम है, ये स्थायी हैं, इनके बदलाव की गुंजाइश कम है और ये आपकी असली ताकत है। इसके बाद हम पहुंचते हैं फतेहपुर। फतेहपुर में जहानाबाद की सीट पर भी 22% कुर्मी है। बिंदकी में लगभग 18% है। फतेहपुर सदर में 4.5% दिखाया गया है, लेकिन अब संख्या बढ़ी है, 10 से ऊपर आंकड़ा जा चुका है। हुसैनगंज में भी 6% के आसपास है। आया शाह में भी 6% के आसपास है, लेकिन ये आंकड़े बढ़े हैं और ये भी 10 के आसपास पहुंचे हैं। तो फतेहपुर में भी अगर सीधी तौर पे देखें तो 4 सीटें तो ऐसी हैं ही जहां आप पूर्णतः इस बहुमत में मौजूद हैं
कि अगर एक तरफा मतदान होता है, पिछड़ों के हक का चुनाव होता है, तो कोई भी पिछड़ा यहाँ से आसानी से चुनाव जीत सकता है। इसके बाद बांदा पहुंचते हैं तो बांदा में बबेरू, नरैनी और तिंदवारी आता है, जहां पर कुर्मियों की अच्छी जनसंख्या है। कुछ सीटें हो सकता है मुझसे छूट भी रही हो, जिनकी जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे तो शायद हम दोनों लोग एक दूसरे की समस्याओं को समझ पाएंगे। तो बबेरू में 14%, नरैनी में 12%, तिंदवारी में भी 10% के आसपास। चित्रकूट पहुंचते हैं तो करबी और मऊरानीपुर में 15% के आसपास। अब हम पहुंचते हैं गोंडा, तो जहां मेहनौन में 20% है, गोंडा में 16% है, मनिकापुर में 15% है, गौरा में फिर 20% है। तो जहां आप 20 हैं वहां आप जीते हुए हैं, जहां आप 15 हैं वहां आप दूसरे नंबर पर हैं। लड़ाई 15 से 20 पे पहुंचने की ही है। बलरामपुर पहुंचते हैं तो उतरौला में 14%, तुलसीपुर में 8%, गैसड़ी में 9%, बलरामपुर सदर में फिर 12%। बहराइच पहुंचे तो नानपारा में 16%, मटेरा में 15%, बहराइच में 16%, बल्हा में 10% और कैसरगंज में 14%। श्रावस्ती पहुंचते हैं तो भिगना और श्रावस्ती में, भिगना में है 20%, श्रावस्ती में है 13%। फैजाबाद आ जाइए तो बीकापुर में 12% है, गोसाईगंज में 12.5% है। मिल्कीपुर का डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अगर हमारे जुझारू साथी कोई मिल्कीपुर का डेटा उपलब्ध करा सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अयोध्या में भी लगभग 12 से 13% के आसपास कुर्मी समाज है, जबकि आंकड़े में 6% दिखाया गया है। बहुत सुंदर आंकड़े हैं। खैर, जिला अम्बेडकरपुर पहुंचेंगे तो कटेरी में 24%, टांडा में 15%, अकबरपुर में 24%, जलालपुर में 12%, आलापुर में 9%। तो कटेरी और मतलब अम्बेडकर नगर की 3 सीटें ऐसी हैं जहां आप पहले से जीते हुए हैं। अगर आप एक हों, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप एक हैं, उपजातियों में नहीं बटे हैं और आप ये जानते हैं कि आपके हक का चुनाव है, तो इन सीटों पर आप जीते हुए हैं। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर में, सुल्तानपुर सदर में 18%, कादीपुर में 9%, लंबुआ में 9%, सुल्तानपुर में 9%, इसौली में 7.5%। बाराबंकी पहुंचिए मेरे साथ तो कुर्सी पर फिर से 24% कुर्मी। तो कुर्सी पर तो कुर्मी का बैठना तय है। बाराबंकी में लगभग 20%, रामनगर में 16%, जैतपुर में फिर 24%, हैदरगढ़ में फिर 12%, दरियाबाद में फिर 8%। तो यहाँ भी लगभग 4 सीटें साफ साफ दिख रही हैं जहाँ आप जीते हुए जान देते हैं। रायबरेली में, सलोन में है 15%, बरछवा में 21%, ऊंचाहार में फिर 12%। आइए अमेठी चलते हैं जहाँ कांग्रेस का राज होता था कभी, फिलहाल झंडा थोड़ा डाउन दिखता है। तो गौरीगंज में भी 6.5%, तिलई में भी 6%, अमेठी में 13%, जहाँ से कांग्रेस को जीत मिलती रही। तो कुर्मी समाज एक लौता समाज है जिसने इस प्रदेश में हर पार्टी, हर वर्ग की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अगर राजनीतिक दिग्गजों से भी मैं बात करता हूं तो ये बात वो मुझे बार बार कहते हैं तमाम लोग कि वो पार्टी के जीतने के चांस और उनके समीकरण और बेहतर हो जाते हैं जिनकी तरफ ये कुर्मी मतदाता 14% मूव कर जाता है, क्योंकि इनका स्थायी नेतृत्व नहीं है, इनके स्थायी नेता नहीं है, इसलिए इन्हें तोड़ना आसान है, इन्हें बांटना आसान है। और इनके पूरे 14% का 7.5 या 8% भी जो पार्टी भुना लेती है वो सत्ता में बनी रहती है। यही मायावती ने किया था उत्तर प्रदेश में, यही भारतीय जनता पार्टी ने किया, यही इस बार अखिलेश करना चाहते हैं। खैर, मिर्जापुर पहुंचेंगे तो मड़ियान पहुंचेंगे। मड़ियान पहुंचने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मड़ियान में 32% कुर्मी है। चुनाव खत्म हो चुका है, आप जीते हुए हैं। सदर मिर्जापुर में 7%, छानवे में 9%, मंझवा में 12%। अब चुनार पहुंचिए तो चुनार में आप 42% हैं। तो अगर मतदान ही 50% होता है और समाज मतदान के लिए जागरूक होकर के वोट कर देता है तो चुनार में तो आपके 2 लोग एक साथ जीत सकते हैं। खैर, जिला सोनभद्र पहुंचिए तो रॉबर्ट्सगंज में 9%, घोरावल में 13% और ओबरा में 9%, दुद्धी में 4.5%। भदोई पहुंचेंगे तो औराई में 9%, भदोई में 4.5%, ज्ञानपुर में 9%। रोहनिया पहुंचिए। आइए वाराणसी लेकर के चलते हैं आपको उस जगह जहां प्रधानमंत्री मोदी जिसे अपना गढ़ बताते हैं और जहां भाजपा का मानना है कि उसका कोर वोटर सबसे ज़्यादा है। तो अब वहाँ सेंधमारी किस तरीके से हो सकती है, इसके समीकरण क्या हो सकते हैं, क्योंकि इस बार जो कृष्णा पटेल प्रधानमंत्री मोदी के साथ 2014 में मन साझा कर रही थी, जो 2.5 लाख वोटर मूव किया था मोदी की तरफ, केजरीवाल से कड़ी टक्कर के बाद मोदी जीत कर आए थे, वो वोटर कहीं ना कहीं कुर्मी ही वोटर था। उसकी बड़ी वजह है क्योंकि रोहनिया में 32% कुर्मी है,
सेवापुरी में 32% कुर्मी है, पिंडरा में 30% कुर्मी है, वाराणसी कैंट में 10% कुर्मी है, शिवपुर में कम से कम 16% कुर्मी है, असगरा में 19% कुर्मी है। तो औसतन देखें तो 25% कुर्मी हर सीट पर मौजूद है और पूरे वाराणसी में लगभग 4 लाख से ज़्यादा कुर्मी वोटर है। अब ये जिसकी तरफ स्विच कर जाएगा वो आदमी जीतना तय है। आइए आपको जौनपुर लेके चलते हैं। तो जौनपुर में मड़ियाऊ में भी 22%, मछली शहर में 9%, शाहगंज में 5%, बदलापुर में 6%, मुंगरा बादशाहपुर में 23%, केराकत में 13%, मल्हनी में 12%, जाफराबाद में 16%। चंदौली में चलेंगे तो मुगल सराय में 12%, चकिया में 5% और सैयद रजा में 6%। गाजीपुर चलेंगे तो जखनिया का परसेंट हमारे पास नहीं है, सैदपुर का परसेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन जमानिया में 5% आप हैं। झांसी पहुंचे तो मऊरानीपुर में 16%, गरौठा में 16%, बबीना में 4.5%। ललितपुर आएंगे तो मेहरौनी में फिर 16%, ललितपुर में 3.5% और माधवगढ़ में 9%। जालौन आ जाइए तो कोच का डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन उरई में आप 7% की स्थिति में मौजूद है। कानपुर देहात एक अच्छे समीकरण वाली सीटें हैं, जहाँ सिकंदरा में 16% हैं आप, भोगनीपुर में 12% है, अकबरपुर रनिया में 2 या 3% के आसपास आबादी है। लेकिन कानपुर नगर में ये वो वोटर है जो परिणाम डिसाइड करता है, क्योंकि घाटमपुर सीट पर 20% के आसपास कुर्मी है, बिल्लौर में 16.5% है और महाराजपुर में भी 9% के आसपास है। कन्नौज में कुर्मियों का जो प्रतिशत है वो ऑल ओवर अगर हमारे पास डेटा है तो 13.5% का है और लखीमपुर खीरी में भी लगभग 16% के आसपास है। आजमगढ़ अगर हम पहुंचते हैं तो आजमगढ़ में अतरौलिया में भी 16% कुर्मी है, गोपालपुर में 9% हैं, सगड़ी में 16% हैं। जिला मऊ पहुंचिए तो मधुबन में 14% हैं, घोसी में 12% है। कुशीनगर जो अम्बेडकर और बुद्ध की मुख्य स्थली मानी जाती है और ज़्यादातर कुर्मी बुद्धिज़्म से प्रभावित भी लगते हैं, वहाँ पडरौना में 9%, हाटा में 14%, कुशीनगर में 12%। रामपुर पहुंचे तो बिलासपुर में 17%, मिलक में 9%, सीतापुर आइए तो मोहाली में 22%, महमूदाबाद में फिर से 24%, पीलीभीत में, बीसलपुर में 17%, बरखेड़ा में 19%, उन्नाव आइए तो भगवंत नगर में फिर 17%, बांगर मऊ में फिर 19%, नहीं बांगर मऊ में लगभग 16.5% है, नया डेटा 19 होने का दावा करता है। पुरवा में 9%, देवरिया आइए तो पत्थरदेवा में 32%, रामपुर कारखाना में 22%, रुद्रपुर में 12%, यहाँ भी जीते हुए हैं। बरेली में 13%, बेहड़ी में 27%, भोजीपुरा में 34%, नवाबगंज में 34%। तो बरेली में तो कुर्मी वोटर 5 लाख के आसपास है ही, ये पिछली बार भी मैंने आपको जानकारी दी थी। खैर ये प्रतिशत का आकलन है। बस्ती जाएंगे तो बस्ती 16%, कप्तानगंज 15%, रुधौली 16%, गोरखपुर जाएंगे तो पिपराइच में 19%, सहजना में 12%, लखनऊ आ जाइए तो लखनऊ पूर्वी में भी 17% है, मोहनलालगंज में भी 15% है। मतलब शहरी मतदाता कुर्मी नहीं होता है, ये जो माइंडसेट आपके दिमाग में डाला गया है ये भी झूठ है। आप जितना गांव में हैं उतना शहर में है। इसके बाद आप आइए महाराजगंज तो फरेंदा में 17%, महाराजगंज में भी 17% और पनरिया में 20%। ये वो प्रतिशत के आधार पे आंकड़े थे जो मैंने आपको उपलब्ध कराए। इससे एक बात तय है कि कुर्मी वोटर लगभग 170 सीटों पे 15 से 20% की दावेदारी रखता है। इसके साथ साथ कुछ सीटों पर वो 30% भी है तो कुछ पे 40% भी है। लेकिन अब मैं आपको उन तमाम सवालों के जवाब दे दूं, पहले जो कमेंट बॉक्स में आपने 7वें एपिसोड में पूछे हैं। तो कुशीनगर जिलों में एक सज्जन है राजेश पटेल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि वहाँ पर 3.5 लाख के आसपास कुर्मी है और कैसा विधानसभा में 80,000 है, हाटा में 60,000 है। हमसे 4-5 हज़ार के आंकड़े इधर उधर हुए थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद एक सज्जन है जो कह रहे हैं कि कुर्मी समुदाय राजनीतिक शैक्षिक रूप से काफ़ी जागरूक है। पिछले 5 साल में इस सरकार ने पिछड़े वर्ग के युवाओं के नाम पर रोजगार भी नहीं दिए हैं। कुर्मी अच्छी तरह से जान गए हैं, वह लोग पूरी तरह से भाजपा छोड़ चुके हैं। ये धर्मेंद्र यादव ऐसी बात कह रहे हैं। रोहित कुमार सिंह कह रहे हैं कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। और इसके बाद अनिल सचान कह रहे हैं कि संपूर्ण पिछड़े वर्ग को एक बैनर के नीचे आना चाहिए। तो अनिल सचान जी, आपको भी सचान की जगह अनिल पटेल लगाना चाहिए अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं। खैर इसके बाद नीतीश पटेल कहते हैं कि 2009 के आंकड़ों के हिसाब से कुर्मी वोटर लगभग 20% है। तो शायद हो सकता है, क्योंकि 2009 के आंकड़े जाति आधारित जनगणना पर नहीं है, इसलिए उनकी उतनी ऑथेंटिसिटी नहीं मानी जाती है। इसके बाद आजमगढ़ उतरौलिया में आपने 50,000 बताए कमेंट बॉक्स में। आशीष वर्मा जी ने भी बताया। पटेल कुर्मी समाज कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, हमारे समाज के कुछ लोग बिछड़ते जा रहे हैं और कुछ लोग अच्छी स्थिति में हैं। इनका कहना है कि हमारी जाति के भीतर ही
कुछ जो कुर्मी हैं वो खुद को क्षत्रिय मान के कुर्मियों को ही उपेक्षित करते हैं। तो इस पर एक अलग से मैं एपिसोड बनाने वाला हूँ। मेरे मन में एक जहन में सवाल है, मैं इस पर पढ़ भी रहा हूँ। हालांकि एक रिपोर्ट भी अभी मेरे हाथ लगी है जो मुझे बताती है कि कैसे कुर्मी शूद्र से क्षत्रिय बने और फिर क्षत्रिय से कैसे वो शूद्र होने जा रहे हैं। एक बस छोटी सी बात बता देता हूँ कि 16वीं शताब्दी के आसपास से कुर्मियों ने जब जब जनेऊ पहनने का प्रयास किया है तब तब उसे तोड़ा है क्षत्रियों और ब्राह्मणों ने। तो आप एक बात तो ये मान लीजिए कि आप अपने अंतर्मन से अपने आप को कितना भी बड़ा सवर्ण समझते हो, लेकिन इस देश की जातिगत व्यवस्था ने आपको हमेशा हाशिए पर रखा है। इस पर अलग से एपिसोड होगा जिसमें बात होगी कि कुर्मी शूद्र या क्षत्रिय, इस बीच के अंतर को हम पहचानेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे थे प्रतिशत के आंकड़ों पर और इन तमाम कमेंट्स पर, जिनमें से कुछ बड़े सवाल भी हैं। एक बड़ा सवाल एक सज्जन ने पूछा है कि गुजरात के पटेल और उत्तर प्रदेश के पटेल एक होते हैं क्या? तो पटेल कोई जातिगत समीकरण से जन्मी जाति नहीं है, बल्कि पटेल एक संबोधन है जो उन तमाम खेतिहर किसानों, जमींदारों, पाटीदार समाज के लोगों को दिया गया जो आज़ादी की लड़ाई में खेती किसानी करते हुए भी लड़ाई लड़ रहे थे। तो आप ये मानिए कि वो अच्छा, ये मैं एक और खूबसूरत चीज़ देखता हूँ कि पाटीदार समाज और पटेल समाज में ही महिलाओं को भी उतने अधिकार प्राप्त हैं कि अगर पुरुष खेत में काम कर रहा है तो महिलाएं भी खेत में उसके बराबर काम कर रही हैं। सामाजिक प्रतिनिधित्व जो महिलाओं को है वो पाटीदार समाज में बहुत मजबूती से है। क्योंकि जब मैं पाटीदार समाज के उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं के नाम लेने का प्रयास करता हूं तो मेरे जहन में 3-4 बड़ी महिलाओं के ही नाम आते हैं। मैं किसी और जाति में जब प्रतिनिधित्व की बात देखता हूं तो पुरुष वर्चस्व देखता है, लेकिन जब मैं कुर्मी जाति में राजनीतिक और सामाजिक वर्चस्व की लड़ाई को देखता हूं तो मुझे महिलाएं नजर आती हैं। ये एक बड़ा फर्क है जातिगत समीकरणों का, जहां सामाजिक उत्थान की बात चल रही है। खैर, इसके बाद हम पहुंचते हैं हरदोई जिले से। शिवाजी पाटीदार ने मैसेज किया है और कमेंट करके कहते हैं कि वहां हमारी बिलग्राम विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा कुर्मी है। इसके बाद कुछ लोगों ने लिखा है हम अनुप्रिया जी के साथ हैं, तो बहुत बहुत बधाई आपको। एक सज्जन लिख रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता है। ये बात भी मैं आपसे कहता हूँ कि ये बात सच है, मीडिया को कुछ नहीं पता है। इसलिए मीडिया आपको जो भी बताती है वो आखिरी सच है ये मान के उसे देखना इस देश में एक दर्शक की सबसे बड़ी मूर्खता होगी। मीडिया जो आपको बता रही है वो एक जानकारी है, वो सही है गलत है, उसके क्या प्रभाव है, ये आपको समझना और तय करना है। खैर, इसके बाद एक सज्जन है अयान पटेल लिखते हैं, बहुत सुंदर विश्लेषण। अयान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं अनुप्रिया पटेल जी को 100 सीटें मिलनी चाहिए। मेरा मानना है कि अनुप्रिया जी को 403 सीटों पर स्वयं अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो कुर्मी और पटेल प्रतिनिधित्व की भारतीय जनता पार्टी में बात कर रही हैं जहां वो बचा ही नहीं है, उसे ढूंढना पड़ रहा है। खैर, इलाहाबाद की सीट की बात लोग बार बार लिख रहे हैं कि जहां 6 लाख के आसपास कुर्मी है लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इसके बाद एक पटेल महेंद्र वर्मा है जो लिखते हैं कि जिस प्रकार अखंड भारत को खंड खंड बांटने के लिए छोटी छोटी जातियों में हमें तोड़ दिया गया है। बिल्कुल सही बात है कि इस देश में जातिगत व्यवस्था में मतलब छोटी जातियों के भीतर भी विभाजन है कि आप एक होकर ये भी नहीं पूछ सकते कि हम छोटे क्यों हैं, क्योंकि आपकी जाति में भी आपसे कोई छोटा है और उस उपजाति में भी कोई उससे छोटा है। तो एकदम फ्लैट सिस्टम चल रहा है, अपार्टमेंट A, B, C कहीं भी जाइए। इसके बाद गोंडा के महनौन में 90,000 कुर्मी हैं, ये लिख रहे हैं अखिलेश कुमार वर्मा। अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी जानकारी हम तक पहुंच गई है। और इसके बाद सोनी सिंह लिख रही हैं बीजेपी में जाकर ख़त्म कर दिया अनुप्रिया पटेल ने अपना अस्तित्व, पैसा लेकर कुर्मी को बेच दिया, आप कोई अहमियत नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो असंतोष है पटेल और कुर्मी समाज को लेके, कहीं ना कहीं वो नाराज़ है उनकी सवर्ण मानसिकता से, सामंतवादी ताकतों के समर्थन थे। जिस तरह से टेनी के द्वारा किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई, जिस तरीके से इलाहाबाद में पिछड़ी जाति के लोगों को पीटा गया, उनकी हत्याएं हुई, तो वो सब देख रहा है। ये ऐसा दर्शक और ऐसा वोटर है जो शांति से देखता है और चुपचाप जाके वोट डालता है और सरकार बदल देता है। उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे खामोश प्रदेश माना जाता है, जो अपनी राजनीतिक विचारधारा को प्रकट तो करता है लेकिन जब परिणाम आते हैं तो वो चौंकाने वाले होते हैं। खैर, इसके बाद हम एक सज्जन है अजीत कटियार जो लिखते हैं आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अजीत जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और पिछड़े समाज की आवाज़ को ऐसे ही बुलंद करिए। इसके बाद एक लवकुश सिंह है, वो लिखते हैं कि मैं भी कुर्मी हूँ लेकिन ये खुद को सिंह कह रहे हैं। तो खैर, ये चीज़ भी मैं जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ
कि कुर्मियों में सिंह शब्द का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ। लौकुश जी, अगर आप तक मेरी ये बात पहुंच रही है तो मुझे बताइएगा। मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं क्योंकि बड़ा दिलचस्प कमेंट है। लौकुश कहते हैं, मैं भी कुर्मी हूं, लेकिन हम कुर्मियों का कोई वजूद नहीं है। जिस प्रकार आलू की सब्जी सभी सब्जियों के बीच में पक जाती है, उसी प्रकार कुर्मी भाई सभी पार्टियों में अपना वोट दे देता है और वो उसी सब्जी के साथ पक जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो आपकी बात तो एकदम तार्किक है, लेकिन आप भी अपनी जाति में सिंह लिख रहे हैं, पटेल शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसके बाद मैं पहुंचता हूं, काफ़ी लोगों ने सरदार पटेल की जय की है और एक दो कमेंट लेकर के। एक बड़ा दिलचस्प कमेंट आया, राजेश कुमार पटेल है। राजेश जी लिख रहे हैं कि मायावती की सरकार कुर्मियों से ही बनी थी, कुर्मियों से ही बिखर गई, अब बीजेपी की बारी है बिखरने की, क्योंकि कुर्मी उनसे टूट रहा है। इस बात को कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस समय काशीराम बहुजनों के इस आंदोलन को लेकर चल रहे थे, तो जैसे ही उस 20% में ये 14% जुड़ा तो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर मायावती बैठ गई। लेकिन जब ये 20 में से 14% टूटा तो वो 20 भी पूरा नहीं बचा। उसके बाद फिर कांग्रेस को वोट दिया कुर्मियों ने, भाजपा को वोट दिया, समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन कभी ये नहीं तय कर पाए कि इनकी वोट की असली राजनीतिक हैसियत क्या है। जैसे सपा ने अपने यादववाद का आरोप तो खूब झेला, लेकिन अपने वोटर को बांध के रखा। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का आरोप तो खूब झेला, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर आपको खुद से बांध के रखा। ठीक इसी तरह क्या पिछड़े समाज के नाम पर कुर्मी एकजुट हो पाएंगे, ये हमारा सवाल है आने वाले एपिसोड के लिए। और अगले एपिसोड में ये भी हमें आपको बताना है कि जो क्षत्रिय हैं और जो शूद्र हैं, इन दोनों में से असली कुर्मी कौन है। क्योंकि क्षत्रिय कुर्मी महासभा चली, जिससे काफ़ी कुर्मियों ने अपने आप को क्षत्रियों के तौर पर प्रेजेंट किया। खैर एक अलग मसला है, इस पर इस रिसर्च के साथ अगले एपिसोड में बात करेंगे। अभी कुछ कमेंट्स पढ़ के ख़त्म करते हैं और एक आखिरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। एक व्यक्ति हैं रामचरण सिंह, लिखते हैं, कुर्मी कैसे एकजुट हों, कुर्मी कैसे मुख्यमंत्री बने, इस पर एक चर्चा करिए और कुर्मी समाज के संभ्रांत नेताओं से भी मिलने के लिए कहिए और उनसे कहिए कि वो लोग हमारी बात भी करें। ठीक है, आपकी बात में दम है। इसके बाद उमा शंकर वर्मा लिखते हैं कि पटेलों में भी अंधभक्तों की संख्या अधिक होने के कारण धर्म के नाम पर सब कुछ भूल जाते हैं। 5 साल बेकार हो जाता है। हमारे विचार से पार्टी को भूलकर अपने समाज के प्रत्याशी का चयन करना चाहिए, जिस तरह से सामान्य वर्ग के लोग कर रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन पार्टी को छोड़ करके समाज के व्यक्ति, मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई पटेल प्रत्याशी आता है तो उसको वोट करना है, कांग्रेस से आता है क्योंकि सभी उतारने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखना यह कि किस पार्टी में सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ रोष है, कौन सी पार्टी पिछड़ों के हक की बात कर रही है, कौन चाहता है कि पिछड़ों की सरकार बने और कौन चाहता है कि अगड़ों की सरकार बने। खैर और भी तमाम बातें होंगी। एक सवाल आ ही गया, ये सवाल पूछा था अजय कुमार यादव ने कि क्या गुजरात के पटेल और उत्तर प्रदेश के कुर्मी एक हैं। इसके जवाब में 16 रिप्लाई हैं, लेकिन अभी किसी कंक्लूजन पर ये लोग पहुंच नहीं पाए हैं। तो खैर कहना ये है कि अब आज का जो सवाल था कि क्यों नहीं बना पाए मुख्यमंत्री, आखिर चूक कहां पर हुई, कहां पर कुर्मियों को ठगा गया, वो कौन सी राजनीतिक बस्ती थी जिसमें आपका हिस्सा मारा गया। सवाल ये है कि हमारे पास कुर्मी वोटर के पास उसका एक माकूल और मजबूत नेता कभी नहीं रहा। सोनेलाल पटेल जब कुर्मियों के सबसे बड़े नेता बन के उत्तर प्रदेश में उभर रहे थे, उन्होंने 70 से 80 सीटों पर मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद उनकी हत्या हो गई। जब वो मायावती के साथ बहुजन समाज पार्टी में अपने अस्तित्व को बढ़ा रहे थे तो वहाँ पर भी कुर्मियों की अवहेलना हुई। तो सब बसपा तो मजबूत हो गई, लेकिन उसको छोड़ के सोनेलाल पटेल स्वयं अलग हो गए और उत्तर प्रदेश में कुर्मियों का पहला दल उन्होंने बनाया, जिसका नाम अपना दल रखा गया। मतलब सिर्फ कुर्मी जाति का दल नहीं, लेकिन उनके प्रतिनिधित्व की, पटेलों के प्रतिनिधित्व की बात करता था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने भी वही धोखा किया जो बसपा ने एक बार किया था। इसके बाद अब समाजवादी पार्टी के साथ है। सवाल बिल्कुल जायज़ है और खड़ा होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी भी दूध की धुली पार्टी नहीं है, वो भी पटेल वोटरों और कुर्मी वोटरों के साथ धोखा कर सकती है, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष भी पटेल हैं। तो इस समीकरण के साथ वो अभी तक अपने आप को इस रेस में पटेलों के बेहतर संबंधी होने के नाते खुद को प्रेजेंट कर पाएं और पिछड़ों के हक की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा है कि आज तक कोई कुर्मी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना, क्योंकि जो भी चेहरा बड़ा हुआ उसे सरकार ने खुद से जोड़ के छोटा कर दिया।
अनुप्रिया पटेल एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरी थीं और इस प्रदेश में अभी अगर आप मुख्यमंत्री के तौर पर 4-5 चेहरों की बात करें जो वाइब्रेंट दिखते हैं तो उनमें अनुप्रिया पटेल एकमात्र नाम दिखती हैं जो इस तरीके की नेता हैं कि अगर उनको ओबीसी समाज एक हो, अपना दल परिवार एक हो, अनुप्रिया पटेल और कृष्णा पटेल एक मंच पर आएँ तो उत्तर प्रदेश में अपने आप कुर्मियों का एक तीसरा मोर्चा बन सकता है। जो पार्टी अभी 10 से 12, 15, 20 सीटों की दावेदारी दोनों गठबंधनों में तलाश रही है, अगर वो पार्टी एक मंच पर आकर खड़ी होती है, कल्पना करिए कि एक बड़ी रैली हो रही है और कृष्णा पटेल, अनुप्रिया पटेल एक मंच पर हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे की शुरुआत नहीं हो जाएगी? क्या ये पार्टी अकेले 100 सीटें जीतने की क्षमता नहीं रखेगी? क्या ये पार्टी अकेले 200 सीटों पर सामंतवादी ताकतों के प्रतिनिधित्व की जमीनें नहीं हिला सकती है? ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनके होने की संभावनाएं हैं और हो भी सकती हैं, लेकिन फिलहाल वही समीकरण वहीं पर फंसा हुआ है कि एकता की कमी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। कहीं ना कहीं एक होने की वजह कमज़ोर दिखती हैं। कहीं ना कहीं जो मिशन डॉक्टर सुनीलाल पटेल ने उपजाति छोड़ के पटेल जोड़ो वाला शुरू किया था, वो मिशन कहीं खोता दिखता है। तो अगर उस मिशन को बचाना है, अगर इन 157-58 सीटों पर अपनी मजबूती बनानी है, अपने 100 विधायक बनाने हैं, सत्ता में आना है, कुर्मी का बेटा सिर्फ किसानी क्यों करे, वो भी तो अमेरिका में बैठ के पढ़ सकता है। अगर इन तमाम चीज़ों को पूरा करना है तो कहीं ना कहीं आपको अपने राजनीतिक हक, राजनीतिक हैसियत और समाज में जो सवर्णवादी मानसिकता है, जो सामंतवादी ताकतें हैं, उनके खिलाफ आंदोलनों का जो दौर आपने शुरू किया है, उसे बनाए रखना होगा। अगले एपिसोड में बात करेंगे कि क्षत्रिय, कुर्मी और शूद्र के बीच का अंतर क्या है। क्या क्षत्रिय ही कुर्मी थे या शूद्रों को कुर्मी बनाया गया? आखिर हम ओबीसी हैं या सवर्ण हैं? इस सवाल पर बात करेंगे अगले एपिसोड में ज़रूर। लेकिन उन तमाम लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया जिन्होंने 7वें एपिसोड को देखा, हमें सलाह और सुझाव दिए। इस एपिसोड को भी देखिए, सलाह और सुझाव दीजिए और पिछड़े समाज के इस मीडिया को, स्वतंत्र मीडिया को और मजबूत करने का प्रयास कीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बोलतंत्र के साथ बने रहिए और अपडेट्स को देखते रहिए।